ఏపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. ఇక్కడ మీ నొప్పులు శాశ్వతం కావు. बैक पेन शुरू हो गया आपको, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एमआरआई निकाला, फिर उसमें पता लगा कि आपको L3, L4, L4, L5 या L5S1 का डिस्क प्रोलैप्स है. आपको बहुत ही ऐसे घबराहट होने लगी, उन्होंने बोला बेड रेस्ट करना है, और आपको अब ये टेंशन आ गया कि इतना सारा डिस्क जो है वो बाहर आकर के अब ये पेन जो है हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेगा. तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी. मैं हूँ आपकी डॉक्टर मीनल चंद्रा. आई एम द को फाउंडर ऑफ एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर एंड सीनियर पेन कंसल्टेंट हियर. तो बैक पेन एक ऐसी कंडीशन है जो इवेंचुअली कभी ना कभी सबको ज़रूर होता है, बट जिसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हम सुनते हैं, जो हम जनरली बाकियों को भी पता है, एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं सियाटिका, या फिर डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, या फिर पिंच्ड नर्व बोलते हैं. ये एक कंडीशन है जहाँ पे जो आपकी स्पाइन बोन्स के बीच में डिस्क होते हैं, जो वो एक गम की तरह एक डिस्क स्ट्रक्चर होता है, वो बाहर आ जाता है. जब वो बाहर आता है तो वो नर्व को कंप्रेस करने लगता है, और फिर आपको एक दर्द शुरू होते हैं जो आपको कमर में से लेकर के पैरों में आने लग जाते हैं. वो एक पैर में भी हो सकता है या दोनों पैर में हो सकता है, और उसके साथ आपको झुंझुनाहट सी या फिर कभी नमनेस जैसी फीलिंग भी आती है. ये जो कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो नहीं बता सकते कि किसको होगा या किसको नहीं होगा. कई बार हमने ये देखा है कि अगर हमने कभी एमआरआई कराया तो हमें डिस्क दिखता है, बट उससे रिलेटेड पेन नहीं होता है. सो जो डिस्क है वो बाहर आके नर्व के ऊपर कंप्रेस करेगा. अगर नर्व के ऊपर सूजन है तो ही आपको दर्द शुरू होगा. सो ये जो डिस्क प्रॉब्लम रहता है, ये इनवेरिएबली अराउंड 40 to 50% पॉपुलेशन को रहता है. इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो L4, L5 में या फिर L5S1 में रहता है, क्योंकि जो हमारा बॉडी कर्वेचर है और जो हमारा बॉडी का प्रेशर पड़ता है वो इन डिस्क पे ज़्यादा पड़ता है. अब अगर हम ये बात करें कि इन किन लोगों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो जिनका वेट ज़्यादा रहता है, सॉफ्टवेयर में जो लोग कंटिन्यूसली बैठ के काम करते हैं क्योंकि उनका पोस्चर चेंज हो जाता है, उनके जो चेयर की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती है, या फिर जिन्होंने जिम शुरू किया है और प्रॉपर ट्रेनिंग के विदाउट जिम शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों को बहुत सारे वेट लिफ्टिंग करने की काम रहता है, ऐसे लोग. हमने देखा है जो लोग काफ़ी स्टैंडिंग में काम करते हैं, यूजुअली जो हाउसवाइफ्स होते हैं वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक काम करते रहते, तो ऐसे लोगों में. तो ये सब लोग जो है काफ़ी प्रोन होते हैं डिस्क प्रोलैप्स के लिए. अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स आपकी एमआरआई में आ गया तो क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत है या फिर आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हाँ. अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स आ गया तो आपको ये ध्यान में रखना कि मेरा बॉडी जो है, मेरे डिस्क जो है उसको बाहर आने की टेंडेंसी है, इसलिए मुझे प्रिकॉशंस तो लेना. लेकिन ये कोई कैंसर तो नहीं है जहाँ पे आपकी जो इतना ज़्यादा टेंशन लेना है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. नहीं, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, बट ये एक स्पाइन कंडीशन है. इसीलिए आपको प्रिकॉशंस लेना. क्या प्रिकॉशंस लेना? आपके काम को मॉडिफाई करना. यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है. मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स है तो जाकर के बेड रेस्ट लेना. नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा देर खड़े होकर के काम करते हैं तो ऐसा करना कि 20-30 मिनट्स 40 मिनट्स काम करने के बाद 5 मिनट्स रिलैक्स हो जाना. अगर आप बहुत देर बैठ के काम करते हैं तो मेक श्योर कि एवरी 1 आवर में 4-5 मिनट्स के लिए आप खड़े होके अपने बॉडी को स्ट्रेच करें. अगर आप बहुत वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की तरफ ना जाए. अगर आप जिम जाते हैं तो मेक श्योर वार्म अप करें, एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनर के अंडर ही काम करें. तो इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. सेकेंड थिंग इज आपके जो कोर मसल्स होते हैं उनके एक्टिवेशन करना, उनको स्ट्रेंथनिंग करना, सो दैट आपका बॉडी वेट मसल में और स्पाइन में डिवाइड हो जाए. सो आज हमने ये समझा कि डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है और क्यों होता है, बट इसके लिए क्या करना. तो कई बारी अगर ये डिस्क प्रोलैप्स सिर्फ काम करते वक्त या ज़्यादा स्ट्रेन करते वक्त होता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, और कुछ रिहैब के एक्सरसाइजेस होते हैं एंड देयर आर सम टैबलेट्स भी रहते हैं. दोज आर नॉट पेन किलर्स, बट नर्व जो कंप्रेस हो गया उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एंटी न्यूरोपैथिक टैबलेट्स रहते हैं.
अगर आपका पेन ज़्यादा है, जैसे कि आपको पैरों में झुंझुनाहट बहुत ज़्यादा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे छोटे छोटे इंजेक्शन के हेल्प से, सर्जरी के बिना हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं सो दैट यू गेट अ प्रॉपर रिलीफ। आपको जो है ये प्रॉपर ट्रीटमेंट से परमानेंट रिलीफ हो सकता है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशंस है, नर्व रूट ब्लॉक्स है, मिप्सी के प्रोसीजर्स है, एपिड्यूरोप्लास्टी है, न्यूक्लियोप्लास्टी है। ये सब छोटे छोटे इंजेक्शन से किए हुए ट्रीटमेंट है। पर आपको ये ख्याल रखना कि आप जहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं वो एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड डॉक्टर होना चाहिए, बिकॉज ये एक स्किलफुल ट्रीटमेंट है। कई बार आपको डॉक्टर्स बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। बेड रेस्ट जो है, अगर आपने 3 या 4 दिन से ज़्यादा करना शुरू किया तो हमारे लिटरेचर बोलती है कि एवरी डे देयर इज 33% लॉस इन द मसल मास। तो बेड रेस्ट मोर देन 3 डेज इज अ बिग नो। क्या आपको हर केसेस के लिए सर्जरी की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको रेड फ्लैग्स नहीं है, आपको सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? अगर आपके पैरों में वीकनेस आ गया और आपका यूरिन एंड मोशन का कंट्रोल लॉस हो गया, उसको रेड फ्लैग्स बोलते हैं, और इस टाइम पे आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको रेड फ्लैग्स नहीं है, स्पाइन की सर्जरी ना कराए, बिकॉज स्पाइन सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट इंजेक्शन के टेक्निक्स हैं, आप अवेल कर सकते हैं। सो अगर आपको स्पाइन पेन शुरू हो गया, सिर्फ प्रिकॉशंस लेना और समझना कि कितना प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना। थैंक यू।